मित्रों, मैं प्रकाश अय्यर कोणार्क की लर्निंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की, और संविधान के विकास के अंतर्गत हम कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी अधिनियम थे 1773 से लगाकर 1853 तक जो भी चार्टर अधिनियम थे, उनकी सभी की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। लेकिन मित्रों, 1853 के अधिनियम के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, और उस विद्रोह का नाम है 1857 की क्रांति। मित्रों, इस 1857 की क्रांति का परिणाम क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, ये आप इतिहास में भी पढ़ोगे। लेकिन यहाँ 1857 की क्रांति की हम सामान्य बात कर लेते हैं कि 1853 के बाद भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के कारण जो भी रहे हो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति चाहे धार्मिक कारण रहे हो, सैन्य रहे हो, आर्थिक रहे हो। लेकिन आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में जो प्रथम घटना होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, और मित्रों बैरकपुर कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। 1857 की क्रांति की जो प्रथम घटना होती है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में एक सैनिक है जिसका नाम है मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। उसके बाद में जो 1857 की क्रांति थी, उसकी जो योजनाएं बनाई गई थी, उसमें कहा गया कि 31 मई 1857 को भारत में क्रांति होगी। लेकिन मित्रों, योजना से पूर्व 31 मई 1857 से पूर्व यह 10 मई 1857 को मेरठ है मित्रों, यूपी में। तो अर्थात निश्चित योजना से पूर्व 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और अंततः 20 सितंबर 1858 तक यह 1857 की क्रांति चलती है। और इसमें क्या होता है कि जो भारत का मुगल शासक था, उस समय जो भारत का मुगल शासक था वह था बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर रंगून जो म्यांमार में है, म्यांमार की एक जेल में बंद कर दिया जाता है। तो हमने बात की 1857 की क्रांति की कुछ सामान्य बातें कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति और अंग्रेजों की धार्मिक, सैन्य, आर्थिक, इन सभी कारणों से भारत में 1857 का एक महत्वपूर्ण विद्रोह होता है। और प्रथम 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और यह क्रांति 31 मई 1857 को योजना के अनुरूप भारत में संचालित करने की तारीख है। उसके बाद में 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हो जाती है, और अंततः 20 सितंबर 1858 तक 1857 की क्रांति चलती है। इस समय जो भारत का मुगल शासक था वह था बहादुर शाह जफर, और अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रंगून जेल म्यांमार में उसे नज़रबंद कर दिया जाता है। मित्रों, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस समय ब्रिटेन का जो पीएम था लॉर्ड पार्मस्टन, और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का जो गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया, और अंग्रेजी सरकार इस 1857 की क्रांति के विद्रोह को आने वाले समय में रोकने के लिए कुछ जो अब अधिनियम बनाएगी उसमें भारतीयों का सहयोग लेगी। तो इस प्रकार अब जो अधिनियम बनाए जाएंगे ताज के शासन के, उन सभी अधिनियमों में अंग्रेजी सरकार का एक सामान्य उद्देश्य होगा कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाए
और अब जो भारत में अधिनियम बनाए जाए उनमें भारतीयों का सहयोग लिया जाए। तो इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी की चर्चा हम करते हैं। तो देखिए मित्रों, 1857 की क्रांति के बाद अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और अब जो अधिनियम होंगे ताज के शासन के अधिनियम होंगे। अर्थात ताज के शासन में सबसे पहला जो हमारा अधिनियम होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में अगला जो अधिनियम होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में अगला अधिनियम होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में अगला अधिनियम होगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अगला होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। और अगला अधिनियम होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और सबसे अंत में होगा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस प्रकार अब जो हम अधिनियमों की चर्चा करेंगे, ताज के शासन के अंतर्गत 1858 से 1947 तक जिन अधिनियमों की हम चर्चा करेंगे वह ताज के अधिनियम होंगे। ताज का मतलब है अब जो अधिनियम बनाए जाते हैं ब्रिटेन के सम्राट या सीधे ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत में शासन का संचालन किया जा रहा है। तो अब हमारे जो भी अधिनियम रहेंगे ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए जाएंगे वो ताज के शासन के अंतर्गत होंगे। सबसे पहला 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में अगला अधिनियम 1909 का भारत अधिनियम। उसके बाद में 1919 का भारत शासन अधिनियम और सबसे अंत में रहेगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो अब हम एक एक अधिनियम की चर्चा करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस अधिनियम का कारण क्या था, इसमें क्या प्रावधान किए गए और प्रतियोगी परीक्षाओं में इन अधिनियमों में से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम की। ताज के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला अधिनियम होगा भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 लाया क्यों जाता है, इसको लाने के पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या है। तो 1857 में एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की सरकार की जड़ें हिल जाती है। अर्थात ब्रिटिश सरकार इस क्रांति से चिंतित होती है और इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया था और भारत के लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध कर रहे थे। तो इन सभी कारणों को दबाने के लिए और भारतीयों को इस प्रकार से आश्वस्त करने के लिए 1857 की क्रांति के बाद अगला जो अधिनियम लाया जाता है अंग्रेजी सरकार द्वारा वह है भारत शासन अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद अक्टूबर 1858 में ब्रिटेन का जो पीएम है लॉर्ड डर्बी, ब्रिटेन का जो पीएम है लॉर्ड डर्बी। मित्रों 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का पीएम था, इस समय जो ब्रिटेन का पीएम था लॉर्ड पाल्मर्स्टन और 1858 में जो पीएम है लॉर्ड डर्बी ने ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव रखा कि अब भारत में ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए।
1857 की क्रांति के बाद अक्टूबर 1858 में प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी ने ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक रखा और जिसमें कहा गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया के साम्राज्य को समाप्त किया जाए। तो इस प्रकार यह विधेयक पारित हो जाता है और अब जो भारत का शासन है सीधा ब्रिटेन के ताज के अधीन चला जाता है। ब्रिटेन के ताज से भारत का शासन का संचालन होगा। तो इस प्रकार 1858 के अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और अब जो भारत में शासन होगा सीधा ब्रिटेन से होगा, ब्रिटेन की महारानी द्वारा होगा। तो इस अंतर्गत हम इस अधिनियम के प्रावधान की बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए और क्या परिवर्तन किए गए भारतीय शासन में। सबसे पहले बात करते हैं कि 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात भारत में अब जो शासन है सीधा ब्रिटेन से संचालित होगा। भारत का शासन सीधा ब्रिटेन से संचालित होगा और ब्रिटेन के ताज या जिसे हम क्राउन कहते हैं, ब्रिटेन के ताज या क्राउन से यहाँ की महारानी या यहाँ के सम्राट द्वारा भारत के शासन पर नियंत्रण किया जाएगा। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस अधिनियम का अगला प्रावधान कौन सा है। तो इस अधिनियम द्वारा पहले भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अब इस भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। वायसराय अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय नाम से सृजित किया गया और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का जो प्रथम वायसराय रहेगा वह भी रहेगा लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल को ही भारत का वायसराय बना दिया जाता है, तो भारत का वायसराय रहेगा प्रथम लॉर्ड कैनिंग और भारत का सबसे अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जिसकी चर्चा हम 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना में विस्तार से करेंगे। तो 1858 के शासन अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना जाता है और भारत का जो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और भारत का सबसे अंतिम अंग्रेज वायसराय वह है लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार से आगे देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा दूसरा प्रावधान क्या किया गया। तो मित्रों, इस अधिनियम द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि भारत में इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने स्पष्ट किया था कि अब कंपनी भारत में व्यापार भी करेगी और भारत में राजनीति भी करेगी। अर्थात 1784 के इस अधिनियम के तीसरा प्रावधान की अगर हम बात करें तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में जो एक द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 2 संस्थाओं का गठन किया जाता है। अब इस द्वैध शासन को 1858 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया या द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। तो सबसे पहला 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन का अंत हुआ या द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया
और कंपनी की जो दो संस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों संस्थाओं को भी भंग कर दिया गया। अब 1858 के शासन अधिनियम का अगला प्रावधान देखते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था कि भारत में एक नए पद, भारत के शासन के लिए एक नए पद का सृजन किया गया। भारत के शासन के लिए एक नए पद, भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया। एक नए पद राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया और यह जो सचिव था ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी था और ब्रिटेन की संसद का सदस्य भी था। और इस अधिनियम द्वारा भारत में एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की जाती है। मित्रों, ये 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना इसलिए की जाती है कि जो भारत सचिव होगा उसको उसके कार्यों में, इस अधिनियम द्वारा भारत में एक नए पद भारत सचिव की स्थापना की जाती है और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया जाता है। और इस परिषद का कार्य था कि सचिव को अपने कार्यों में परामर्श और सलाह देना। इस अधिनियम की आगे अगर हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा अगला जो प्रावधान किया गया कि अर्थव्यवस्था और भारत के सिविल सेवा जो भी अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अर्थव्यवस्था और सिविल सेवा, अखिल सिविल सेवाओं के विषय में भारत का जो सचिव है वह अपनी परिषद, भारत सचिव की परिषद का नाम था जो 15 सदस्यीय थी, भारत परिषद अर्थव्यवस्था और सिविल सेवाओं के विषय से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसमें भारत सचिव भारत परिषद के सुझावों को या उसकी राय को मानने के लिए बाध्य होगा। अर्थात भारत सचिव अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो भी विषय होगा उसमें भारत परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। लेकिन यह भारत सचिव अन्य विषयों में इस भारत परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। तो इस प्रकार 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और अब ब्रिटेन का शासन होता है और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। और भारत का जो पहला वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, और भारत में अंग्रेजी सरकार का सबसे अंतिम जो वायसराय है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में आगे हमने एक बात की कि इस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और अब भारत में किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की समाप्ति होती है? तो 1858 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन का समाप्त होता है और 1784 में द्वैध शासन का उदय होता है। उसके बाद भारत में प्रशासन के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है जो ब्रिटेन की संसद का मेंबर होता है और वह ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और उसकी सहायता के लिए भारत में एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की जाती है जिसका कार्य होता है कि भारत सचिव को अपने कार्यों में परामर्श और सलाह देना। और भारत सचिव अर्थव्यवस्था और सिविल सेवाओं में भारत परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, जबकि अन्य विषयों में यह इन परिषद की बात को मानने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें मानने के लिए भारत सचिव बाध्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में और क्या परिवर्तन किए गए।
उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत सचिव, कि भारत का जो प्रथम भारत सचिव था, प्रथम भारत सचिव लॉर्ड स्टनले। लॉर्ड स्टनले भारत का प्रथम सचिव। और सबसे अंतिम सचिव की अगर हम बात करें तो अंतिम सचिव था डिस्कोबेल। भारत का सबसे अंतिम भारत सचिव अंग्रेजी शासनकाल में डिस्कोबेल, और प्रथम जो भारत सचिव था लॉर्ड स्टनले। इस अधिनियम की आगे अगर हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा भारत में 2 दरबारों का आयोजन किया जाता है। दरबार हालांकि एक था, लेकिन एक ब्रिटेन में किया जाता है, एक इलाहाबाद में किया जाता है। और इस अधिनियम द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की जाती है, जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र या इलाहाबाद का घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन में इसकी अध्यक्षता करती है महारानी विक्टोरिया। और भारत में इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग दोनों ही 1 नवंबर 1858 की घोषणा के रूप में देखते हैं। इंग्लैंड की जो महारानी है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को रेडियो द्वारा लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में सुनाता है, जिसे इलाहाबाद के घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं, और या विक्टोरियाई घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। इस विक्टोरियाई घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं, और इसमें कहा गया है कि अब भारतीयों को अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में शामिल किया जाएगा। और 1857 की क्रांति में जिन भारतीयों को बंदी बनाया गया उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बंदी बनाए गए व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा, और भारतीयों के कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा। और भारत में लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना की जाएगी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 1858 में जो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी द्वारा जो घोषणा की जाती है, उसमें कहा गया कि अब भारत में अंग्रेजी शासन में या अंग्रेजी कार्यों में भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा, भारतीयों को नौकरियों में शामिल किया जाएगा। 1857 की क्रांति में जिन भारतीयों को बंदी बनाया गया उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और किसानों के कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा। और अब जो अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा वह लोक कल्याणकारी कार्य होगा। लेकिन मित्रों, इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य 1858 के अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य अंग्रेजी सरकार का भारत का उपयोग ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत करना था। अर्थात भारतीयों को तो केवल आश्वस्त करना था कि अब ब्रिटेन की सरकार भारतीयों के हित में कार्य करेगी, लेकिन इन अधिनियमों के माध्यम से भारत का उपयोग अंग्रेजी सरकार एक उपनिवेश के रूप में करती हैं। तो इस प्रकार हमने बात की 1858 के अधिनियम की। इसके बाद में आगे जो हमारा अधिनियम रहेगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में हमारा अगला अधिनियम रहेगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के प्रशासन में इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासन में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस अधिनियम की कि इस अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में शासन के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।
और इसके लिए भारत में प्रशासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए जाते हैं। एक तो 1861 का अधिनियम, उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम और उसके बाद में 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाता है और इस अधिनियम द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिसमें बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को और सर दिनकर राव को 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में बनारस के राजा को और पटियाला के राजा को और सर दिनकर राव को प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया जाता है। उस समय जो पटियाला के राजा थे नरेंद्र देव सिंह और बनारस के राजा का नाम है देवनारायण सिंह। तो इस प्रकार अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में पहली बार जो शामिल किया जाता है भारतीयों को, वह कौन सा अधिनियम है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और इस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों को अंग्रेजी प्रशासन में या भारतीय प्रशासन को संचालित करने में पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाता है। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पटियाला, बनारस और सर दिनकर राव को बनारस के राजा, देवनारायण को पटियाला के राजा, नरेंद्र देव सिंह को और सर दिनकर राव को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है। 1861 के अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली अर्थात पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। अब पोर्टफोलियो प्रणाली से हमारा मतलब है कि इस अधिनियम द्वारा विभागों का बंटवारा किया जाता है, जैसे भी वर्तमान में है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसी प्रकार से भारत में पहली बार 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिनियम द्वारा विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत या किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है? तो हमारा जवाब होगा भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो की प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में लॉर्ड कैनिंग को भारत में विभागीय प्रणाली का जनक माना जाता है। तो इस अधिनियम की आगे यदि हम बात करें कि इस अधिनियम की आगे विशेषताएं कौन सी हैं, तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल और मद्रास, इस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास, इस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को विधायिका की शक्ति, इस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास को पुनः विधायिका की शक्ति प्रदान की गई। जैसा कि हमने 1833 के अधिनियम में पढ़ा था कि बम्बई और मद्रास की विधायिका को उसकी शक्ति से वंचित कर दिया गया और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है।
1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बम्बई और मद्रास को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन 1861 के अधिनियम द्वारा बम्बई एवं मद्रास की विधायिका को पुनः कानून बनाने और उस कानून में संशोधन करने की शक्ति दे दी जाती है। तो इस अधिनियम द्वारा बम्बई व मद्रास की विधायिका को कानून बनाने और कानून में संशोधन करने की शक्ति दी जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की। इस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत होती है और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1862 में पटियाला के राजा को शामिल किया जाता है और सर दिनकर राव को शामिल किया जाता है और बनारस के राजा को भी केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है। उसके बाद बम्बई व मद्रास की विधायिका को पुनः विधायकी शक्तियाँ दे दी जाती हैं और इस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो विभागों के बंटवारा की शुरुआत भी होती हैं। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम की अगली विशेषताएं कौन सी हैं, तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया, कि आपातकाल में इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि आपातकाल के समय अध्यादेश, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को आपातकाल के समय अध्यादेश लाने की शक्ति दे दी गई, जो अध्यादेश 6 माह तक प्रभाव में रहेगा, और यह अधिनियम आपातकाल की जो शक्ति हैं विधायिका की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, जो 6 माह तक प्रभावी रहेगी। तो इस प्रकार पहली बार अध्यादेश की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है, तो 1861 के अधिनियम में भारत में पहली बार अध्यादेश की शुरुआत होती है, जो 6 माह तक प्रभावी रहती हैं। उसके बाद आगे हम बात करें तो इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विधानसभा की शुरुआत होती है। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विधानसभा की शुरुआत होती है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार विधानसभा की शुरुआत होती है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में पहली बार विधानसभा की शुरुआत होती है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि इस अधिनियम की विशेषताओं के साथ में इस अधिनियम की कमियां क्या क्या थी, कि इसमें भारतीयों को शामिल भी किया गया था, 3 राजाओं को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन इस अधिनियम की कुछ कमियां भी थी। इस अधिनियम की कमियों में हम देखें तो सबसे पहले कमी थी कि इस अधिनियम में जिन भारतीय राजाओं को या जिन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था वह बजट पर बहस नहीं कर सकते थे, बजट पर बहस नहीं कर सकते हैं और प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका केंद्रीय विधान परिषद में शामिल करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि वह बजट पर बहस नहीं कर सकते हैं, आपस में प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस अधिनियम की पहली कमी थी कि भारतीय केंद्रीय परिषद में बजट पर बहस नहीं कर सकते हैं और वह प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी कि विधायिका द्वारा, विधान परिषद द्वारा या विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उस पर गवर्नर जनरल वीटो का या निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और उस कानून को स्वीकृति के लिए ब्रिटेन की संसद द्वारा अनुमति मिलना आवश्यक है और ब्रिटेन की संसद उस कानून को अस्वीकृत भी कर सकती है। तो इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा
विधान परिषद द्वारा या विधायिका द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उस पर गवर्नर जनरल वीटो के या निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस कानून को ब्रिटेन की संसद की स्वीकृति भी आवश्यक है। यदि ब्रिटेन की संसद द्वारा इस कानून को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो यह कानून मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार 1861 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने देखी। इसके बाद में आगे जो हमारा अधिनियम होगा वह होगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम को लाने का अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या था। 1892 के भारत परिषद अधिनियम, तो इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य यह था कि 1857 की क्रांति और अब भारत में एक संस्था की स्थापना होती है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो इस कांग्रेस की स्थापना से भारत में शिक्षा का प्रसार होता है और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होता है। तो इन सभी कारणों से भारतीयों द्वारा भारतीय प्रशासन में अपनी भूमिका पर जोर दिया जाता है कि भारतीय प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो और बजट में। और 1861 में जिन भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया गया था उन्हें बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था और प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार इस अधिनियम में 1885 के बाद भारतीयों द्वारा मांग की जा रही थी कि प्रशासन में भारतीयों की प्रमुख भूमिका हो। तो इसलिए 1892 में अंग्रेजी सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया जाता है वह है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत में संसदीय व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण अधिनियम बताया। इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम बताया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए जाते हैं, कि भारत में इस अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जिन भारतीयों को शामिल किया जाता है, अब वह भारतीय, इस अधिनियम द्वारा जो सबसे पहला प्रावधान किया जाता है कि भारतीय प्रतिनिधियों को अब बजट पर बहस करने का अधिकार है, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाता है, तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो 1861 में जिस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाता है उन्हें प्रशासन में बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं है। केवल वह एक शासन में एक अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बैठे रहते हैं। तो इस अधिनियम द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया जाता है और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया जाता है, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ये जो सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद में इस संस्था के रूप में मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते थे। उसके बाद में आगे बात करें कि इस अधिनियम द्वारा भारत में और क्या क्या परिवर्तन हुए या इस अधिनियम का अगला प्रावधान कौन सा है, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय और प्रांतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। जो सदस्य थे केंद्रीय और प्रांतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और इसमें जो बहुमत था वह सरकारी सदस्यों का रहेगा। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाता है और इसमें जो बहुमत रहेगा सरकारी सदस्यों का रहेगा। उसके बाद में आगे इस अधिनियम के अगले प्रावधान की बात करें कि इस अधिनियम द्वारा भारत में और क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो इस अधिनियम द्वारा भारत में विधान परिषद में केंद्रीय विधान परिषद में
सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया और अधिक से अधिक 16 कर दी गई और कम से कम सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। तो इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अधिक से अधिक इसमें 16 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा आगे जो प्रावधान किया गया, इसमें इंग्लैंड की जो संस्था है भारत परिषद संसद, इस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में जो भारत परिषद की स्थापना की गई, भारत परिषद की जो स्थापना की जाती है उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। इस अधिनियम द्वारा इंग्लैंड में भारत परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और सबसे जो पहले व्यक्ति थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इस भारत परिषद में शामिल किया गया। तो इस प्रकार इंग्लैंड के प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में इंग्लैंड में जो भारत परिषद का गठन किया जाता है भारत के शासन के लिए, उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो इस अधिनियम द्वारा जो भारतीय प्रतिनिधि थे, केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय प्रतिनिधि थे, वह अब जन कल्याण के कार्यों पर भी एक सीमा में रहकर प्रश्न पूछ सकते थे। अब जो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं जन कल्याण के कार्यों में या लोकहित के मामलों में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी होती है। इस अधिनियम द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद में इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली शुरुआत होती है। पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। प्रश्न पूछा जाए कि किस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। हालांकि मित्रों, इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इस प्रकार हमने बात की 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। इसे क्यों लाया जाता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीयों द्वारा प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की मांग की जा रही थी। तो अब ब्रिटेन की संसद में भारतीय प्रतिनिधि बजट पर बहस कर सकते हैं, बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अधिकार भी हमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम से मिलते हैं। उसके बाद में केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया और उसमें जो बहुमत रहेगा वह सरकारी सदस्यों का रहेगा। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषदों में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, अधिक से अधिक 16 और कम से कम सदस्यों की संख्या 20 होनी चाहिए। उसके बाद में भारत में अब केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य हैं उन्हें जन कल्याण के मामलों में भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 के अधिनियम से होती है और इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी होती है, लेकिन इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो इस प्रकार हमने बात की 1892 के भारत परिषद अधिनियम की। उसके बाद में आगे जो हमारा अधिनियम रहेगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं।